हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेड सॉल्व पेपर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिविक्स नागरिक शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हैं, आप सब लोग उसे देखे होंगे और उसका फ़ायदा भी उठाए होंगे। और आने वाले समय में मैं रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा जिससे आप लोग फ़ायदा उठाएँ और बार बार उसको देखें, बार बार पढ़ें। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो प्रोवाइड करने में थोड़ा गैप कर दे रहा हूँ। इसकी कुछ प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं बार बार ये आपसे कहता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी गैप हो जाता है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और मैं आपकी फीलिंग को महसूस करता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी प्रॉब्लम को अवगत कराया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। और बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो मैं देता रहा हूं वो भी कोशिश करूंगा, देता रहूंगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्यू बहुत कम आते हैं, है ना, व्यू बहुत कम आते हैं और जो वॉचिंग टाइम है वो भी बहुत कम रहता है, तो इसलिए मुझे मुझे उत्साह उतना नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो देर ना करते हुए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें आंसर इसका है हीगल, मुसोलिनी, स्पिनोजा, बर्नार्ड बोसांके। तो इसका जो आंसर होगा वो हीगल होगा। ठीक है, तो हीगल से रिलेटेड व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्तुत उक्ति हीगल ने तत्कालीन जर्मनी के उभरते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की शक्तियों को मानव इतिहास की बहुत बड़ी देन मानते हुए दी है। इसी से आधुनिक फासिस्ट विचारधारा का विकास हुआ। इसी कारण हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। जबकि इससे जो रिलेटेड थिंकर हैं, या आप कह सकते हैं मुसोलिनी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन चूँकि आध्यात्मिक गुरु की बात आई है तो इसका हीगल होगा। फांसीवाद का जो आध्यात्मिक गुरु है वो हीगल है। ठीक है, लेकिन जो ये कथन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, ये तो पूर्णतः हीगल का ही है, जैसा कि मैंने व्याख्या में बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उनमें निवास करते हैं। तो इसमें अरस्तु, प्लेटो, रूसो, हीगल, तो ये कथन होगा अरस्तु का, है ना। यहाँ व्याख्या में आप देख सकते हैं, व्याख्या में अरस्तु ने मानव चरित्र के आधार पर ही राज्य का वर्गीकरण किया है और यही कारण है कि अरस्तु को लिखना पड़ा, राज्य चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता, वह तो बनता है मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उसमें निवास करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से अरस्तु और प्लेटो दोनों दिया रहे तो अरस्तु को लगाएंगे, अगर अरस्तु नहीं है, प्लेटो दिया है तो प्लेटो को लगाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है, यह कथन किसका है? तो ये कथन मैकाइवर का है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि अमेरिका के विख्यात समाजशास्त्री आर.एस. मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि राज्य कानून का पिता एवं शिशु दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राज्य एवं समाज एक समान है, राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, बर्ग क्लास की फाइनर बार्कर। तो इसमें इसका आंसर होगा बर्ग। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। एडमंड बर्ग ने राज्य और समाज में अंतर नहीं माना बल्कि दोनों को एक समान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाद।
तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि व्यक्तिवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। इसका दार्शनिक आधार है व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधन में योग देता है। अतः राज्य या अन्य कोई भी संस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रवाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट उदारवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है व्यक्तिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उदारवाद को एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक दर्शन, एक प्रकृति, यहाँ तक कि एक विचारधारा माना जा सकता है जिसकी आत्मा व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करने में निहित है। उदारवाद के संपूर्ण विचार का आधार स्तंभ स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवन ने, लेनिन ने और माओ ने। तो इसको रॉबर्ट ओवन ने शुरू किया था। इसको हम यहाँ देख लेते हैं व्याख्या में। समाजवाद जो कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचार का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका नो नाइट कोऑपरेटिव को दिया गया। रॉबर्ट ओवन ने अपने भाषण में 1835 ईस्वी में समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में काल्पनिक समाजवादी कौन था? लेनिन, मार्क्स, माओ और ओवन। तो इसमें आपको ओवन लगाना होगा। यूटोपियन समाजवाद भी इसी को कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या में कि मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी कल्पनावादी या स्वप्न लोकवादी माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं सर टॉमस मूर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर तथा रॉबर्ट ओवन। ये सब जो है कल्पनावादी समाजवादी कहे जाते हैं। तो यूटोपियन समाजवादी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही उसका विकास संभव है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर होगा मुसोलिनी। मुसोलिनी की यहाँ पर हम व्याख्या देख सकते हैं कि निश्चय की तरह मुसोलिनी की दृष्टि में भी मानव वैज्ञानिक का आधार तत्व जीवन की इच्छा ही नहीं बल्कि शक्ति की इच्छा या विजय की इच्छा भी है। मुसोलिनी का मत था कि इच्छा केवल व्यक्तियों के मन में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि राज्य के लिए यह प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है इसके रूप में परिभाषित किया। ये कौन था? तो आप बता सकते हैं ब्राइस, सीले, लास्की और लिंकन में। तो सीले होंगे इस। ठीक, तो ये प्रस्तुत उक्ति जो है सीले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? क्लेरेंडन, पामर्स्टन, डिग्बी ऑफ क्रैम में। तो इसको क्लेरेंडन ने जलाया था, है ना। तो व्याख्या में देखिए, क्लेरेंडन का मानना था कि हॉब्स की पुस्तक राजद्रोह, विश्वासघात और धर्म स्रोत से भरी थी, अतः क्लेरेंडन ने हॉब्स की पुस्तक को जला दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया? है ना, हॉब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया? तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये दैवी अधिकार का खंडन किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में दैविक सिद्धांत का खंडन किया और राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्चता नहीं प्राप्त कर सकता। ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये है लास्की का। लास्की ने अपनी पुस्तक में लिखा है
वास्तव में अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का अस्तित्व उस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए है। अतः अधिकार को बनाए रख कर ही वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है ना। तो एक कथन लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 बड़े अवरोध हैं, वो कौन से अवरोध हैं? तो दोस्तों वो अवरोध है, वो रुकावट है अज्ञानता, शराबखोरी एवं गरीबी, यानी सी कथन सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाले 3 बड़े अवरोध अज्ञानता, शराबखोरी एवं गरीबी है। इसलिए वह मद्य निषेध कानून को कार्यान्वित करने के पक्षधर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? तो जीएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व का विकास, है ना। यहाँ आप देखिए, जीएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व व्यक्तित्व के विकास में निहित है। मिल इसके लिए न केवल सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध है, बल्कि वह जनमत और परंपराओं के दबाव के विरुद्ध भी विचार, अभिव्यक्ति तथा कर्म की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्री ने प्रेषित किया है? तो इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स, है ना। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में उदारवाद में निहित न्याय को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें न्याय एवं समानता को उदारवाद के साथ नवीन अवधारणा के रूप में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 17, खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादक था, यानी खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जेएस मिल। तो जेएस मिल से रिलेटेड व्याख्या है कि उदारवाद व्यक्ति को समाज से अलग करके देखता है, और उदारवाद की इस मान्यता को जेएस मिल भी स्वीकार करते हैं, जो उदारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। और यह कमजोरी स्वतंत्रता के बारे में मिल के नकारात्मक विचारों से स्पष्ट होती है। इसलिए बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बार्कर का दोस्तों। इसको बार्कर ने कहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए बार्कर स्वतंत्रता के लिए कानूनी मर्यादाओं को अनिवार्य मानते हैं, और अमर्यादित स्वतंत्रता उच्छृंखलता को जन्म देती है, जो कि स्वतंत्रता की अवधारणा को जन्म देती है। ठीक है, तो ये व्याख्या रही। क्वेश्चन नंबर 19, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा? यूनानी ने, अंग्रेज ने, रोमन ने, भारतीय ने? तो इसको अंग्रेज ने कहा है। अंग्रेज इसलिए है कि बोधा, जो कि फ्रांस का विचारक था, सबसे पहले इन्हीं ने ही संप्रभुता को स्पष्ट किया एवं उसे निरंकुश शक्तियों का लाभ दिया, परंतु और स्पष्ट रूप से हाफ्स ने इसे बिल्कुल निरंकुश बना दिया, जो एक अंग्रेजी विचारक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह किसने कहा? तो एक कथन है विलोबी का। ठीक है, तो ये विलोबी का कथन है, और जैसा कि आप सब लोग व्याख्या में देख रहे हैं, विलोबी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थक करते हैं। एकलवादी संप्रभुता के अन्य प्रमुख प्रवर्तकों में हॉब्स, बोधा एवं ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण दिया
वो कौन थे? ऑस्टिन, अरस्तु, बोदा, हॉब्स। तो आप लोग इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो व्यवस्थित विवरण दिए हैं वो है बोदा। ठीक है, तो बोदा के बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने तथा इसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोदा को प्राप्त है, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सॉवरेंटी का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थक सॉवरेंटी बना। परंतु बोदा के सिद्धांत में अनेक त्रुटियां थीं जिन्हें हॉब्स ने दूर किया। संप्रभुता की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति ऑस्टिन ने दिया है या ऑस्टिन से मिली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यह राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी हित की बात होगी यदि संप्रभुता के सिद्धांत को सदा के लिए त्याग दिया जाए। यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसको कहने वाले लास्की हैं, और यहाँ लास्की के बारे में देख लेते हैं कि हेरोल्ड जोसेफ लास्की ने कहा कि यह राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी हित की बात होगी यदि संप्रभुता के सिद्धांत को सदा के लिए त्याग दिया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है, यह कथन किसका है? तो कोल का है, जी.वी. शॉ का है, G.W. हीगल और गिलक्राइस्ट। दोस्तों ये गिलक्राइस्ट का है। गिलक्राइस्ट के अनुसार सामान्य नागरिक भावना, राग और द्वेष के आधार पर मतदान करते हैं, इसलिए यह सार्वभौम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? तो इसमें इसका आंसर होगा विरोध करने से सतत आज्ञाकारिता की तुलना में कम दुख होगा, यानी सी इसका आंसर सही होगा। कहने का मतलब यह है कि बेंथम के अनुसार कोई भी सरकार तभी तक कायम रहती है और नागरिकों की भक्ति प्राप्त करती है जब तक कि वह समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है। यदि सरकार अपने प्रमुख कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो जनता को उसकी आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार है, अर्थात यदि कानून से हानि होने लगे तो उसका विरोध करना उचित होगा। ऐसा विरोध क्रांति का रूप धारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक में रूसो, हीगल, कांट हैं, लेकिन बेंथम नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, बेंथम। यहाँ स्पष्ट देखते हैं कि रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि आदर्शवादी विचारक हैं तथा लॉक, बेंथम, मिल आदि उदारवादी विचारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करते समय दर्शन शास्त्र में फिसड्डी करार दिए जाने के बावजूद उस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा कांट, है ना, कांट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? तो इसका आंसर होगा उपयोगिता सिद्धांत। ठीक, उपयोगितावादी विचारक देमी बेंथम के चिंतन में इमारत, इसके जो चिंतन की इमारत है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत पर टिकी हुई है ना, जो कि उपयोगितावादी सिद्धांत है। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन। ग्रीन कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार राज्य में ही सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महत्ता प्रदान की राज्य को, है ना, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महत्ता प्रदान की राज्य को। तो इसका आंसर देख लेते हैं, व्याख्या इसकी। यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि राज्य के बिना व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, इसलिए इन विचारकों ने अपने अध्ययन का केंद्र राज्य को बनाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मध्ययुगीन अरस्तु माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सेंट थॉमस एक्विनास को। तो सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में देख लेते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु माना जाता है क्योंकि उसने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च धर्मशास्त्री विचार और पोप की श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा GDH कोल ने। ठीक है, तो लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट किताब GH कोल ने लिखी है। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार प्रतिपादित किया था मैकियावेली ने। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, मैकियावेली प्रिंस में राजा के बारे में बतलाता है कि उसे लोमड़ी की तरह धूर्त और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है कि संपत्ति की वैधानिक अवधारणा हॉब्स की है, संपत्ति की आदर्शवादी अवधारणा कांट की है, संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत हेगल का है और संपत्ति का श्रम सिद्धांत लॉक का है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत हेगल, एक गलत है, बाकी ABD सही है और C रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेगल आदर्शवादी विचारक था, अतः वह संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का पक्षधर नहीं था, इस तरह से C गलत है। नेक्स्ट है सभी संपत्ति चोरी है। सभी संपत्ति चोरी है या किसने कहा है? तो ये प्रूधो ने कहा है। फ्रांस के जोसेफ प्रूधो ने सभी प्रकार की संपत्ति को चोरी कहा है। उनकी पुस्तक है जनरल आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन माना जाता है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन माना जाता है? तो अरस्तु माना जाते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को माना जाता है। ध्यातव्य है कि अरस्तु ने राजनीति या राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल पुस्तक लिखी? अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल पुस्तक लिखी, तो इसका आंसर होगा एविनस्टाइन ने। अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल पुस्तक एविनस्टाइन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि यह सत्ता का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ये किसकी रचना है? तो यह है हेरोड लॉसवेल की, है ना, यानी डी सही है, हेरोड लॉसवेल। यह रचना लॉसवेल की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन माना जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु को माना जाता है क्योंकि इन्होंने 158 संविधान की तुलना की है। तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को माना जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि सरकारों का भी व्यवस्थित एवं तार्किक वर्गीकरण अरस्तु ने ही किया था। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट किसने लिखी? ठीक है, पार्लियामेंट किसने लिखी? जेनिंग्स, स्ट्रॉन्ग, जेम्स कोरी। तो इसको लिखने वाले थे जेनिंग्स। ये जेनिंग्स की रचना है, यहाँ देख लेते हैं। पार्लियामेंट लिखी है जेनिंग्स ने। लॉस्की की पुस्तक है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो अंशतः लिखित हो, है ना, यानी पूरी तरीके से अलिखित ना हो बल्कि अंशतः लिखित हो, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे अलिखित संविधान वह है जिसके अधिकांश अंश अलिखित हो, परंपराओं रूढ़ियों पर आधारित हों, तथा लिखित संविधान बहुत संक्षिप्त होते हैं, अतः अंशतः लिखित हों, तथा संविधान के अधिकांश नियमों का अस्तित्व व्यवहारों और प्रथाओं के रूप में होता है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल ग्रहण किए गए हैं अमेरिकी घोषणा पत्र से, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सर्वप्रथम आई, तत्पश्चात अमेरिकी संविधान ने इसे ग्रहण किया और यहीं से अन्य देशों ने इस शब्द को अपने संविधान में अंगीकृत किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही मिलान कीजिए। जैसे बिल ऑफ राइट और न्यायिक पुनरावलोकन, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, नीति निषेध तत्व, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसका आंसर होगा बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, और लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था ये इंग्लैंड से लिया गया है, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया है, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है ना। इसको अगर मिलान आप करें तो ऐसे कर सकते हैं, बिल ऑफ राइट अमेरिका, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड, नीति निषेध तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, ठीक है। इस तरीके से इसका जो सी मैच करता है। और यहाँ पर अलग अलग स्रोत दिया हुआ है, जैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, मूल अधिकार अमेरिका, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका, पिटीशन ऑफ राइट ब्रिटेन, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति वाइमर संविधान जर्मनी से लिया गया है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ, ठीक है। भारतीय संविधान की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान सभा को जो मूलतः अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित हुई थी, कि पहली बैठक अस्थायी जिसे कहते हैं सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ध्यातव्य है कि मुस्लिम लीग और राजाओं ने इसका बहिष्कार किया था, और जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 9 और भाग 6। तो भाग 2 में किया गया है, भाग मतलब 2 में बी में किया गया, चौथा, ठीक है। भाग 4 में है, यानी बी मतलब भाग 4, ठीक। इसका आंसर बी होगा। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व में कल्याणकारी राज्य का उपबंध किया गया है, जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, तथा भाग 9 का में नगर पालिकाओं का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के कौन से हिस्से में वर्णित है? तो ये तो अभी बताया गया, भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है, पुलिस राज्य नहीं, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका में लिखा गया है ना। यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के करता है ये। क्वेश्चन नंबर 47, नीति निषेध तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय एकीकरण। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, समान नागरिक संहिता द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करता है।
यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य की नीति के निश्चित तत्व के अंतर्गत आता है। निवारक विरोध निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? भ्रमण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें जीवन का अधिकार प्रभावित होता है ना, यानी सी, जीवन का अधिकार प्रभावित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के तहत विधानमंडल यह नियमित कर सकता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए विचारण के विरुद्ध या कारावासित किया जा सकता है और ऐसी विधियों के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राज्य सूची में कौन सा शामिल है? तो आप बता सकते हैं दोस्तों। पुलिस भी है, कानून एवं व्यवस्था है, कारागार है ना, 1 2 3, यानी ए सही है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित प्रावधान है, जिनके अंतर्गत कानून, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि से संबंधित कर इत्यादि सम्मिलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन पर सभी का प्रभाव है, संघवाद, नियोजन, संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर वियर ने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है क्योंकि शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है ना, इसीलिए अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दिया है। यहाँ इसको आप देख सकते हैं, कैसी वियर के अनुसार परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है और यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों तथा साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हों, न कि एक दूसरे के अधीन। कैसिवियर ने शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी होने के कारण भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से देता है। इसका है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 348 खंड 2 के अनुसार खंड 1 के उपखंड क में उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उन उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अन्य भाषा का प्रयोग कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है। इसमें कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी दोनों। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 217 खंड का के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ESR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा
संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता। ठीक है, एस आर बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता, यानी कि संसद की पुष्टि होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस आर बोम्मई मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक दोनों सदन स्वीकार नहीं करते तब तक राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसमें अटॉर्नी जनरल होता है, यानी महान्यायवादी बोलते हैं इसको। और महान्यायवादी के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। और जो ये महान्यायवादी है किसी भी कोर्ट में भाग ले सकता है लेकिन डिसीजन नहीं दे सकता, है ना। तो ये जानना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण स्वरूप से चुप है ना। यानी कि यद्यपि उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का पात्र बनाने के लिए कोई उपबंध नहीं है, परंतु अनुच्छेद 66 के परंतुक में यह प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र है। डॉक्टर राधाकृष्णन 1957 में इस पद पर दोबारा निर्वाचित किए गए थे। निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर रहता है ना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद धारण करता है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकलन समिति है अस्थायी समिति है? यहाँ देख सकते हैं आकलन समिति एक अस्थायी समिति है। इसका गठन प्रतिवर्ष होता है और पूरे वर्ष यह कार्य करती रहती है। यह समिति प्रशासन में दक्षता लाने के लिए सुझाव देती है। यह जांच करती है कि प्राक्कलन में निर्धारित सीमाओं के भीतर धन का वितरण उचित है या नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, महान्यायवादी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आपको मालूम है उपाध्यक्ष को देता है और इसकी यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? तो महाभियोग का समावेश नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपाय में शामिल नहीं है। ध्यातव्य है कि महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार है। ठीक है, सी सही है। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है, संसद सदस्यों और विधायकों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि दिया हुआ है तथा अनुच्छेद 194 में विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, ये सब दिया हुआ है। इस समय संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? पुनर्विचार के लिए भेजता है, हस्ताक्षर करता है, वीटो लगा देता है या संसदीय समिति को भेजता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास जब वित्त विधेयक जाता है सिग्नेचर करने के लिए तो उसके पास क्या विकल्प होता है? तो हस्ताक्षर वो कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, जबकि वित्त विधेयक को
राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। लोकसभा का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रहता है तथा राज्यसभा को इस संबंध में बहुत सीमित अधिकार है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर जब उसे राज्यसभा को पेश किया जाता है तब राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, और यदि राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती तो विधेयक पारित माना जाता है। यदि राज्यसभा वित्त विधेयक में कोई संशोधन करती है तो लोकसभा के विवेक पर निर्भर है कि इस संशोधन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसको व्याख्या में देख सकते हैं। भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहारिक रूप में कौन मुखिया होता है? प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नहीं दिया, मंत्रिपरिषद हो तो आप मंत्रिपरिषद लगा सकते हैं। स्वराज्य दल की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुई? तो है काउंसिल प्रवेश, है ना। इसको आप देख सकते हैं। स्वराज्य दल की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में काउंसिल में प्रवेश को लेकर हुई। ध्यान देने की बात यह है कि स्वराज दल के संस्थापकों में निरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल थे। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से था? तो पंजाब से था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब में देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना को जगाने में कूका आंदोलन या नामधारी मिशन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाई बालक सिंह के शिष्य भाई राम सिंह थे। उन्होंने सरकारी शिक्षा, न्याय, रेल, डाकघर इस व्यवस्था का बहिष्कार किया। इस तरह से वे पहले व्यक्ति जिन्होंने सरकार से असहयोग की नीति अपनाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको आप लोग जानते ही हैं, तिलक जी हैं। ये 1916 में इन्होंने ये कहा था। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान था। ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। वहाँ के संस्थापक मालूम है आपको। नेक्स्ट है, रोजेस इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है? तो ये मोहम्मद करीम छागला की है। ईसाई मिशनरियों को भारत सरकार की अनुमति के बाद छूट मिली थी 1853 ईस्वी की चार्टर के अनुसार। यानी ईसाई मिशनरियों को 1853 ईस्वी के चार्टर के तहत छूट मिली थी कि वह किसी को भी ईसाई बना सकती है। 1853 के चार्टर एक्ट की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 डायरेक्टर क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। दूसरा है, नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया क्योंकि अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी थीं। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और चौथा है, कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख किसान तथा भूतपूर्व सैनिक थे जो वहां रोजी रोटी की तलाश में गए थे। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे। नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पत्रिका प्रकाशन शुरू किया गया। इसका प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी व गुरुमुखी में होता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया? तो इसका आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट के रूप में दिया। तो साइमन कमीशन 1927-28 ईस्वी में रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में दिया। ध्यातव्य है कि फरवरी-मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एक सदस्यीय समिति मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में नियुक्त की हुई, जिसका कार्य भारत का संविधान बनाना था। मसविदा तैयार कर लिया गया तथा उसे दिसंबर 1928 में सर्वदलीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।
मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया तथा जिन्ना ने मुसलमानों की कम से कम मांगों के रूप में अपनी प्रसिद्ध 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 73 क्वेश्चन को कवर किया है। बाकी मैं 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करूँगा, है ना। यहाँ पढ़ने में आपको असुविधा होगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करते हैं इसको आगे ले जाने की। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। अगर आप लोग पढ़ नहीं पाते तो मेरे साउंड को, मेरी आवाज़ को आप लोग फॉलो करें। द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में लागू की गई। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को रक्षित एवं हस्तांतरित इन 2 वर्गों में विभक्त किया गया, यानी रिजर्व और ट्रांसफ़र 2 वर्गों में विभक्त किया गया। इनमें पहले वर्ग के विषय राज्यपाल द्वारा तथा दूसरे वर्ग के विषय जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा प्रशासित होते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी, तो इसका आंसर होगा लखनऊ समझौता के द्वारा, जो कि 1916 में हुआ था। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में हुआ। यद्यपि इसके पूर्व भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1915 में बम्बई में हुआ था। इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्वीकृति दी गई। यह समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये था टर्की के खलीफा से संबंधित। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। टर्की के टुकड़े होने से मुसलमान भयभीत थे। उन्हें मुसलमानों के धार्मिक स्थानों के भविष्य की चिंता थी। खिलाफत आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में ज़्यादा तेज था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो 1934 में हुई। 1934 में जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा अन्य लोगों ने मिलकर बिहार समाजवादी दल की स्थापना की। 1933 में पंजाब समाजवादी दल बना और 1934 ईस्वी में विधिवत अखिल भारतीय समाजवादी दल का गठन हुआ, जिसमें उसका संविधान तथा निश्चित कार्यक्रम तय हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कब किया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में तय किया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। यहाँ पर दिया हुआ दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। पंडित नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र पढ़ा गया एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दिन पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। तो एक ऐसे दिन का इंतज़ार था जो स्वतंत्रता पहले ही घोषित की जा चुकी थी, 26 जनवरी 1930 को, जो कि मनाया जा चुका था। तो इसी दिन को फॉलो किया गया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था, तो इनको मांडले जेल रखा गया था। बाल गंगाधर तिलक 1908 में राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दी गई। ज्यूरी में 7 यूरोपियन और 3 भारतीय थे।
सभी यूरोपियनों ने उन्हें दोषी ठहराया और सभी भारतीयों ने उन्हें निर्दोष ठहराया। तिलक को 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में रखा गया। इसी जेल में कारावास के दौरान ही तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाज से असमानता के निवारण हेतु गांधी जी यानी गांधीवादी उपाय क्या है? समाज से असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? तो है राम राज्य, है ना। गांधी जी ने अपने चिंतन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में रामराज की स्थापना कहा। उन्होंने अहिंसक स्वराज की कल्पना की, जिसमें आदर्श राज्य की स्थापना होगी, जिसमें संपूर्ण देश छोटे छोटे जनसमूहों में ग्रामों में निवास करेगा। राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पर नियंत्रण रखेगा, अतः यह एक राज्यविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता का अभाव होगा, जिसमें न कोई शासक होगा और न कोई शासित। गांधी जी इस बात को मानते थे कि राम राज्य एक तरह से नैतिक राज्य होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सबको मालूम है, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ये 1885 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुआ था, और इसमें 72 प्रतिनिधि थे, और जिसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और यस सुब्रमण्यम। इनमें से किसी महाभियोग द्वारा भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में हटाया गया था? तो इसमें है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, है ना। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को महाभियोग द्वारा इंग्लैंड में हटाया गया था, जो कि वारेन हेस्टिंग ने इंडिया में अच्छा काम किया था। इससे नाराज होकर इंग्लैंड में इनके ऊपर महाभियोग लाया गया। तो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ व्याख्या में आप देख सकते हैं, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। पर रिटायरमेंट के बाद भारत में किए कार्यों के लिए उस पर इंग्लैंड में महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, गांधी युग के राजनीतिक नाम सही कालक्रम में लिखना है। गांधी युग के राजनीतिक नाम सही कालक्रम में लिखना है। जैसे मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी जनसंघ, तो इसका क्रम होगा 2 1 3 4, यानी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बाद मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद भारतीय साम्यवादी दल बना, उसके बाद जनसंघ बना। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, मुस्लिम लीग 1906 में बना, भारतीय साम्यवादी दल 1924 में बना, और सबसे आखिर में जनसंघ 1952 में बना। वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? तो वो थी बंगाल विभाजन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम का घोष 1905 ईस्वी में बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के लिए अधनंगा फकीर शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो थे विंस्टन चर्चिल ने किया था। आप सब लोग को मालूम है। और इन्होंने गांधी जी को एक बार कहा था, गांधी जी अब तक मरा क्यों नहीं, ये भी चर्चिल ने कहा था। इसमें कौन है कि समाचार पत्र है, गांधी जी से संबंधित नहीं है, है ना। तो इसमें है स्टेट्समैन। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट्समैन रॉबर्ट ब्राइट या सुनीता दबोर का है। हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, तीनों गांधी जी का है। हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया? तो इसमें स्वामी विवेकानंद को कहा गया कि राष्ट्रवाद का पैगंबर। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। उन्होंने भारतवासियों में आत्मविश्वास की भावना को जगाया। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। टैगोर ने उन्हें सृजन प्रतिमा कहा। और इसमें सुमेलित करना है आपको। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 जो है सुमेलित हैं और 1
सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो है एम.एन. राय दल विहीन प्रजातंत्र से संबंधित नहीं है ना। तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से सही है। जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद से सही है, लेकिन एम.एन. राय जो है ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। 1920 में एम.एन. राय तथा ताशकंद में रह रहे भारतीय उद्वासियों ने भारतीय साम्यवादी दल बनाने की घोषणा की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा है? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय प्रदर्शन, धरना तथा कपड़ों को जलाए जाने से खिन्न होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें अराजकता का व्याकरण कहा। ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सभी लोग जानते हैं मोहम्मद इकबाल का है, जो कि पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए थे। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो टॉमस मुनरो ने लागू किया था। टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास राज्य के गवर्नर रहे। इन्होंने पुरानी कर व्यवस्था को अनुचित माना। इस पद्धति में प्रत्येक रैयत को ज़मीन खरीद बिक्री का अधिकार दिया गया। प्रत्येक रैयत को भूस्वामी मान लिया गया। भू राजस्व का निर्धारण इस्लामी रूप से 10 से 40 वर्षों के बीच किया जाता था। मद्रास प्रांत के बाद बम्बई, असम तथा देश के कुछ अन्य भागों अर्थात कुल 51% क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई। किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो दांडी सत्याग्रह के पश्चात साबरमती हमेशा के लिए छोड़ दिया। भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह सन 1997 में मनाया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की है बातें। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज जो है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है। तो भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था को शताब्दी समारोह सन 1997 में मनाया गया? तो ये रामकृष्ण मिशन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बना। आर्य समाज 1886 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1889 ईस्वी में। और रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में, है ना। तो रामकृष्ण मिशन का 100 साल हो गया, इसीलिए 1997 ईस्वी में इसको शताब्दी समारोह मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली विदेशी महिला कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगर विदेशी महिला की बात आए तो एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम महिला की बात आए तो भी एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात आए तो सरोजनी नायडू का उत्तर होगा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए पूछता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसी की व्याख्या दिया हुआ है। एनी बेसेंट 14 में मद्रास अधिवेशन में पधारी थी। धीरे धीरे एनी बेसेंट का प्रभाव कांग्रेस पर बढ़ता गया। इनकी ही मध्यस्थता के कारण कांग्रेस का दरवाज़ा उग्रवादियों के लिए 1915 में खोल दिया गया। सितंबर 1916 में बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 33वें कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में इस सैनिक संधि का निर्माण किया गया। इसके तहत सदस्य राष्ट्रों पर आक्रमण प्रत्येक पर आक्रमण समझा जाएगा, ये माना गया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई थी? तो अनुच्छेद 40 से। भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश को मिला 1956 में। आप यहाँ देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश अधिनियम आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा बनाया गया। इसमें मद्रास राज्य के कुछ भाग को मिलाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसे आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य बनाने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा अगस्त 1952 में की थी। यह एक संविधान नीतस्थ निकाय है, यानी संविधान के बाहर का निकाय है। प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, किंतु 1967 ईस्वी के बाद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इस निकाय के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय पर मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के अंतर्गत उसे अंतिम रूप प्रदान करना। इसकी स्वीकृति के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, नीति आयोग ने इसकी जगह ले लिया है, योजना आयोग की जगह को नीति आयोग ने ले लिया है। तो नीति आयोग को आप लोग पूरे अच्छे ढंग से पढ़ डालिए। ठीक है, वो आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आने की कम संभावना है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मिला है, जो कि भाग 20 के अंतर्गत है। और यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 368 में कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चन कवर किया है, जो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। अभी मैं टफ़ क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, है ना, इजी क्वेश्चन में ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको आसान से कठिन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, है ना। अब रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें, है ना, शेयर भी करें। जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना ही मुझे प्रसन्नता होगी, और प्लस जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतने ही लोग इसको देख सकेंगे। और वीडियो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ उसे आप लोग देख सकें। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।